नमस्कार विद्यार्थियों। आज फिर एक बार हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो पाठ्य बिंदु है वो है कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में जो एक अध्याय आपके सम्मिलित है वह है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र भी एक बड़े लेखक हैं और मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने कहानियों की कथा साहित्य को एक नई दिशा दी और मनोविज्ञान पर आधारित कथाएं लिखी, इसलिए एक विशेष पहचान इस रूप में इनकी है। कई निबंध भी इन्होंने लिखे हैं और ये जो निबंध है यह निबंध है बाजार दर्शन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि बाजार पर आधारित बाजार का दर्शन क्या है। इस पाठ में इसमें इन्होंने बताया है बाजार की सार्थकता के बारे में, बाजार के उपयोग के बारे में, सदुपयोग के बारे में, दुरुपयोग के बारे में और बाजार को कृतार्थ कौन करता है, इन सब बारे में बताया इस लेखक ने पाठ में। तो हम चर्चा करते हैं। पाठ की शुरुआत होती है एक इनके परिचित हैं दो मित्र, उनके उदाहरण के द्वारा। अब दो मित्रों का उदाहरण क्या क्या दिया इन्होंने। पहला उदाहरण दिया इन्होंने कि इनके एक मित्र थे, एक छोटी सी वस्तु उनको कोई खरीदनी थी बाजार से और वो गए बाजार, और जब वो वापस आए बाजार से तो उनके पास ढेर सारा सामान खरीदा हुआ था। जब इन्होंने पूछा, लेखक ने अपने मित्र से कि भाई ये सब क्या है, गए तो तुम्हें एक छोटी सी चीज लेने थे, तो इतनी सारी वस्तुएं कैसे लेकर के आ गए। तो उन्होंने इसका दोष अपनी पत्नी की ओर दिया कि ये जो साथ थी, भाई पत्नी साथ है तो फिर खरीदारी होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन जैनेन्द्र जी कहते हैं कि केवल दोषारोपण है ये, वास्तव में इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह है परचेजिंग पावर, अर्थात हमारी खरीदने की शक्ति। हम खरीदने की क्षमता कितनी रखते हैं उसी के अनुपात में फिर खरीदारी की जाती है। एक दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, एक और मित्र थे, उनको कोई वस्तु खरीदनी थी, सवेरे बाजार गए, दिन भर बाजार में रहे और जब शाम को आए तो आए खाली हाथ, कुछ नहीं उनके पास। तो जैनेन्द्र ने पूछा कि भाई आप जो वस्तु लेने गए थे या कुछ खरीदने गए थे तो लेकर क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि जो बाजार है ना, ये बाजार ऐसा है कि वहां जाने पर यह लगता है कि मुझे तो इतनी चीजों की आवश्यकता है, हर चीज मुझे चाहिए, एक मन में चाह जगा देता है। तो उसने कहा मित्र ने कि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं एक चीज ले लूं तो बाकी सारी चीजें छूट जाएगी, तो मैं क्या लूं क्या ना लूं इसी उधेड़-बुन में रहा और कुछ भी खरीद ना पाया। तो इन दोनों बातों का जो निष्कर्ष इस उदाहरण के द्वारा जो निकाला है लेखक ने, वो ये निकाला है कि जो बाजार एक हमारे अंदर आकर्षण पैदा करता है, यानी बाजार में एक आकर्षण है जो हमें अपनी ओर खींचता है। दूसरे मित्र के उदाहरण से ये बताया है कि जो बाजार में रखी चीजें हैं, आप देखेंगे कभी आप बाजार जाते हैं तो सारी जो वस्तुएं हैं वो सजी धजी रखी रहती है, बिल्कुल सजा करके चकाचौंध, और हर चीज को देख करके ऐसा लगता है कि इसको मैं खरीद लूं, और दूसरी चीज को देख के फिर लगता है खरीद लूं। तो हमारे अंदर एक चाह पैदा होती है, और चाह कब पैदा होती है, जब हमको ये एहसास हो कि हमारे अंदर उस चीज का अभाव है। तो जो बाजार है वह एक अभाव पैदा करता है हमारे अंदर, यानी कमी महसूस करवाता है हमको, और उसके बाद हम खरीदते हैं। और जब हम खरीदते हैं तो फिर हमारी जो पैसे की पावर है वो सामने आती है। कई लोग दिखाने के लिए खरीदते हैं, पैसे की पावर है, हमारे पास पैसा है, लेकिन इससे पता कैसे लगेगा। तो फिर क्या होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बनाई जाएगी, बड़े बड़े गाड़ी बंगले, ये सब क्या है, सामान दिखाने का है। इन सब से ये दिखाया जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखाते नहीं है, वो सामान्य दिखते हैं लेकिन वो इसी में खुश रहते हैं कि उनकी बैंक में बहुत पैसा रखा है। वो केवल बैंक के शून्य देखते हैं कि कितने शून्य, और मन ही मन प्रसन्न रहते हैं, उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन पैसे की पावर तो है, पैसे की गर्मी है, परचेजिंग पावर है। तो इस प्रकार से ये है। अब जब हम बात करते हैं बाजार की, तो बाजार क्या है, बाजार में एक जादू है, जादू। इसको लेखक ने बाजार का जादू कहा है। और जो ये बाजार का जादू है ये कैसे काम करता है, यह आंख की राह काम करता है हमारे।
यानी जब हमारी आंखें देखती हैं तो आंखों के राज से हमारे दिमाग में चढ़ता है। और बाजार में जब हम जाते हैं तो हर वस्तु ऐसी सजी हुई दिखती है और जैसे मानो हमको आमंत्रण दे रही है कि ले लो, मुझे ले लो, लूट लो, मैं तो तुम्हारे लिए हूं, तो मुझे खरीद लो। तो इस तरह से मन वहां पर भटकता है और हर चीज खरीदने की इच्छा हमारी हो जाती है। तो यह रूप का जादू है जो आंख की राह काम करता है, बाजार का जादू। तो इस प्रकार ये जो बाजार का जादू है आंखों की राह से काम करता है। बाजार की जो वस्तुएं हैं उनमें वास्तव में एक आमंत्रण है। क्या है? आमंत्रण है, उसमें आग्रह नहीं है। आग्रह हमेशा एक तिरस्कार जगाता है, लेकिन आमंत्रण जो है वो मूक आमंत्रण है, वो बोलता नहीं, अपने आप बस शांति से। तो हर वस्तु हमें ऐसा लगता है अपनी ओर बुला रही है, आमंत्रण। इसके बाद हम बात करते हैं मन की। अब जो ये बाजार का जादू है, लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू किस पर चलेगा, कब चलेगा, कितना चलेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। और दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षाओं में अक्सर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है बाजार के जादू में से, और इसके बाद ये कब चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेखक बात करते हैं मन की। कहते हैं जब मन खाली होता है तो बाजार का जादू काम कर देगा। अब मन के खाली होने का क्या भाव है? मन खाली होने का अर्थ है कि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ है, जब उसे मालूम ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति में वह बाजार चला जाता है, अर्थात जब मन खाली है उस स्थिति में जब वो बाजार जाता है तो बाजार जाने पर वह देखता है कि जो वस्तुएं रखी है वो सब मेरे काम की है, और वह जादू उसके सिर चढ़ करके बोलता है। और फिर जब मन खाली हो और जेब भी भरी हो, उस समय अगर कहीं आपकी जेब भरी है, पैसे हैं, तो फिर खरीदारी होगी अनाप शनाप। तो वो बाजार के जादू में फंस करके बहुत सारी वस्तुएं व्यक्ति खरीद कर घर ले आएगा, और घर आने पर जब बाजार का जादू का असर उतरता है तब उसको पता लगता है कि ये जो सारी चीजें उसने खरीदी यह उसके आराम को बढ़ाने वाली नहीं है जैसा कि उसको बाजार में लग रहा था। अब वास्तविकता से जब उसका परिचय होता है, सामना होता है, तो उसको लगता है ये तो सब वस्तुएं आराम में खलल डालने वाली हैं। यह तो बाजार के जादू का असर था जो उस समय खरीदारी कर ली, लेकिन बाद में अवास्तविकता पता लगने पर वो पछताता है, तो ये खलल डालता है। तो ये बाजार का जादू जब मन खाली हो तो बहुत चलता है, जेब भरी हो तो कहने ही क्या, और जब मन भरा हो। अब मन भरा होने का अर्थ क्या है कि जब हमें हमारी आवश्यकताओं के बारे में सारी जानकारी है कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको पता है हमें क्या चाहिए तो हम बाजार जाएंगे, सीधे वहीं जाएंगे जहां से हमको कोई वस्तु खरीदनी है, उस वस्तु को खरीदेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर बाजार का जादू काम नहीं करेगा। इसलिए लेखक कहता है कि जब मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना है, जब मन भरा हो उस समय बाजार जाइए, और मन खाली हो, जेब भी खाली हो तो भी जादू तो चलेगा, मन में चाह तो पैदा हो जाएगी, लेकिन आप खरीद नहीं पाएंगे, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन अगर मन खाली है तो बाजार का जादू अवश्य चलेगा, और मन भरा है तो फिर नहीं चलेगा। ये तो इस प्रकार बाजार का जादू। अब इस मामले में एक और उदाहरण भगत जी का वो देते हैं। इससे पहले एक बात वो कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना, यानी मन में हमारी इच्छाएं पैदा होती है वस्तुओं को प्राप्त करने की। तो लेखक कहता है कि जब कहते हैं इच्छा सपर निरोधी, तो अगर हम इच्छाओं को रोक लें तो यही योग है, ऐसा नहीं है। लेखक इसको नहीं मानता कि अगर इसका अर्थ यह है, क्योंकि मन को शून्य हम नहीं कर सकते। शून्यता का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है और किसी को नहीं। मन शून्य नहीं हो सकता क्योंकि ये सांसारिक वस्तु, इसी जगत की वस्तु, उसकी मन की तो सुननी चाहिए, लेकिन उसको मनमानेपन की छूट नहीं देना चाहिए। इस तरह से मन की बात लेखक करते हैं। अब वो भगत जी पर आते हैं। उनके पास में एक पड़ोस में भगत जी रहते हैं, दुबले पतले शरीर से हैं, एकदम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, वृद्ध हैं। वो चूरन बेचते हैं, और उनका चूरन बेचने का एक सिद्धांत है कि जब वो चूरन बेचने आते हैं तो उनको रोजाना
6 आना कमाई करनी है। जब उनकी 6 आने की बिक्री हो जाती है तो फिर वो बचा हुआ सारा चूरण बच्चों में बांट देते हैं। उनमें कोई व्यावसायिकता नहीं है। कई बार कई लोगों ने उनको आग्रह किया कि आप हमारे लिए बनाइए, ज़्यादा चूर्ण बनाइए, हम खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो ऐसा करते तो मालामाल होते, लेकिन उनको नहीं आवश्यकता। उनको मन में है कि 6 आने का चूर्ण बेचना है, उसके बाद वो बाकी बच्चों को बांट देते हैं। तो जो भगत जी हैं उनके ऊपर बाजार का जादू बिल्कुल नहीं चलता। तो भगत जी का उदाहरण देकर वो कहते हैं कि वो जब वो चौक बाजार जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो वहां पर भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि भगत जी को बाजार जाने पर जितनी जो वस्तुएं दिखाई देती है वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, बल्कि उनको अगर जीरा, काला नमक जैसी कुछ चीजें खरीदनी है, वो चौक बाजार से होते हुए सीधा जाएंगे एक छोटी पंसारी की दुकान पर। वहां से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदेंगे। नमक लेना है, जीरा लेना है, जो सामग्री लेनी है, लेकर सीधे वापस अपने घर आ जाएंगे। उनके सामने, उनके रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर्स आते हैं, बड़े बड़े फैंसी मॉल्स आते हैं, लेकिन वो सब पड़े के पड़े रह जाते हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं है। एक और बात यहाँ पर लेखक कहता है कि वो अपने मन को रोकते नहीं या दमन नहीं करते। वो आंखें बंद करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आंखें बंद करने पर भी सपने देख लेंगे हम, तो वहां पर मन भटकेगा। तो इस तरह से मन को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं आंखें खुली हुई रख करके जाते हैं, सब लोग उनसे मिलते हैं, उनको पहचानते हैं, जय जय राम होती है, नमस्ते होती है, अभिवादन होता है, लोग उनके प्रति सद्भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं। कई बालक गुजरते हैं जो ये चाहते हैं कि भगत जी उनको पहचान लें, ऐसी उनकी इच्छा होती है। यानी भगत जी का एक सम्मान है, सब उनका सद्भाव रखते हैं। जब वो वहां से गुजरते हैं तो चारों तरफ जो चकाचौंध है बड़े बड़े मॉल्स की, फैंसी स्टोर्स की, चौक बाजार की, उसके प्रति उनके मन में कटुता नहीं है, उसको वो कोसते भी नहीं है, बल्कि एक प्रकार से आशीर्वाद ही उनका रहता है। सबके कल्याण हो, ये उनका मन का भाव रहता है। लेकिन वो उस बाजार के जादू से कभी भी आकर्षित नहीं होते। वो सीधे अपनी दुकान जाते हैं और वापस, यानी पंसारे की दुकान जाते हैं, अपनी आवश्यकता की सामग्री खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो इस प्रकार भगत जी के उदाहरण के द्वारा यह बताते हैं कि मन को किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, यानी उनका मन भरा हुआ। तो इस पाठ में कुल 3 उदाहरण हमने देखे। शुरुआत में 2 मित्रों का उदाहरण, उसमें से एक तो अनावश्यक खरीद कर ले आता है, दूसरा कुछ खरीद ही नहीं पाता। दोनों में बाजार का जादू का प्रभाव है। और तीसरा उदाहरण देते हैं भगत जी का। तो भगत जी जब बाजार जाते हैं, उनका मन भरा है, उनको अपनी आवश्यकताओं की जानकारी है, उनको जो लेना है वो उसी दुकान पर जाते हैं, पंसारे की दुकान पर सामग्री लेकर के आ जाते हैं। बाजार का जादू वहां नहीं चलता। ठीक है, तो इस प्रकार से अब लेखक आगे कहता है कि जो परचेजिंग पावर है उसमें एक पैसे की व्यंग्य की शक्ति है। वो एक उदाहरण देते हैं और कि मान लो कोई व्यक्ति बाजार जा रहा, उसके पास में से एक बड़ी शानदार आलीशान गाड़ी गुजर के चली जाती है। एक क्षण में उसको देख करके उस व्यक्ति के मन में एक अभाव पैदा हो जाता है, वाह क्या गाड़ी है, काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। मैंने ऐसे माता पिता के घर में जन्म क्यों नहीं लिया जिनके पास ऐसी गाड़ी है। तो देखिए पैसे की व्यंग्य शक्ति कितनी प्रभावी है। एक क्षण में उसने उस व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ बना दिया। वो माता पिता जिन्होंने उसको सब कुछ दिया, उनके प्रति कृतज्ञ बना दिया। यह है पैसे की व्यंग्य शक्ति। और जब बाजार में जो बाजारूपन दिखता है, अगर कोई व्यक्ति है जो बाजार जाता है और अपनी परचेजिंग पावर दिखाता है, तो बाजार की सार्थकता नहीं देता है, वह बाजार को बल्कि बर्बाद करने की ओर अपना कदम रखता है। अब बाजार की सार्थकता किसमें है? सबसे पहले जाने भी बाजार है क्या, बाजार की स्थापना क्यों की गई है, बाजार क्यों बनाया गया, बाजार का उद्देश्य क्या है? बाजार का उद्देश्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो बाजार की सार्थकता है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है कि
जब व्यक्ति बाजार जाता है तो केवल दो ही संबंध वहां रहते हैं, एक ग्राहक का और एक बेचक, इसने कहा अर्थात विक्रेता। तो ग्राहक और विक्रेता, तो ग्राहक चाहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कम करवा लूं, विक्रेता या दुकानदार चाहता है इससे ज्यादा पैसा ठग लूं। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं। तो यह बाजार का बाजारूपन बढ़ाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बाजार जाते हैं, अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। वो बाजार को सार्थकता नहीं देते, बल्कि बाजार की सार्थकता कौन देंगे? वह व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है जो अपने परचेजिंग पावर के आधार पर खरीदारी नहीं करता, अपितु अपनी आवश्यकता के आधार पर बाजार में खरीदारी करता है। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है, या बाजार की सार्थकता किस में है? तो वही व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से खरीदारी करता है, वही बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। और ऐसा बाजार ही सार्थक है जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ऐसा नहीं कि उसको अनावश्यक सामग्रियों से उसका घर भर दे। ये बात है। अब इसी में आगे निष्कर्ष रूप में लेखक कहते हैं कि जो बाजार है, अगर वहां बाजारूपन बढ़ाया जाता है, ग्राहक और खरीदार और दुकानदार दोनों एक दूसरे को ठगने का प्रयास करते हैं, तो वह अनीति शास्त्र है, वह औंधा मायावी शास्त्र है। ऐसे शास्त्र से जो है कपट बढ़ता है, छल बढ़ता है, भ्रातृत्व भाव जो है वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार का जो शास्त्र है वह अनीति शास्त्र है और समाज को ये बुरी अवस्था की ओर लेकर के जाता है। तो ऐसा शास्त्र लेखक को स्वीकार नहीं है। इसको मायावी शास्त्र कहते हैं, औंधा शास्त्र कहते हैं, या अनीति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि ये बाजारूपन बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह आप इस पाठ की सारांश है। इसमें आपकी सारी चीजें आ गई हैं, सब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें कवर हो गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।